हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूटेट उत्तराखंड के लिए एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। और यहाँ जो एमसीक्यूज रहेंगे ये रहेंगे जीन पियाजे के लिए। जीन पियाजे के हम थ्योरी चैप्टर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो लोग भी नए हैं चैनल पर वो जीन पियाजे की थ्योरी जाकर वॉच कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और आई सेक्शन में भी आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। तो थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है सीडीपी पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए। आज हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड टेट 2024 के लिए, जिसमें सारे क्वेश्चन जो रहेंगे वो जीन पियाजे पर रहेंगे। अगर आप लोगों ने थ्योरी को समझा है अच्छे से तो आप इसको आंसर कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। टेलीग्राम पर जरूर कनेक्ट कर लेना भाई। इस वीडियो के बाद में टेलीग्राम पर जो है नोट्स पोस्ट कर दूंगा। जीन पियाजे के जो नोट्स हैं चैप्टर के वो अपलोड कर दूंगा, तो टेलीग्राम को फॉलो कर लो। वेबसाइट पर ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे जो अभी मैं इस वीडियो में कराने वाला हूं, तो मेक श्योर आप वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ मैं। इन क्वेश्चन को आप करोगे तो जीन पियाजे का टॉपिक आपसे मिस होगा ही नहीं। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो हमारा वाइगॉस्की पर रहेगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में ये क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट जो क्लासेज रहेंगी एमसीक्यू की वो लाइव क्लासेस हम लोग कंडक्ट करेंगे इवनिंग में 8 PM पर, जिसका लिंक मैं टेलीग्राम पर ड्रॉप कर दूंगा। तो मेक श्योर टेलीग्राम को जरूर कनेक्ट करके रखें। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है जीन पियाजे इज बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क इन विच फील्ड। कौन से फील्ड में जीन पियाजे सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं? लिंग्विस्टिक में, भाषा में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, साइको एनालिसिस में या बिहेवियर साइकोलॉजी में। तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए भाई जीन पियाजे किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। भाषा विज्ञान, संज्ञानात्मक विकास, मनोविश्लेषण, व्यवहारिक मनोविज्ञान। तो राइट आंसर क्या है भाई? कॉग्निटिव विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? जीन पियाजे के द्वारा। आई होप बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन की जो नंबर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा रखे हैं मैंने इसमें। अकॉर्डिंग टू द पियाजे द प्रोसेस बाय विच ए चाइल्ड इनकॉर्पोरेट्स न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर इज नोन एज एकोमोडेशन, एसिमिलेशन, इक्विलिब्रियम या फिर स्कीमा। सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो ज़रूरी है आप लोगों का थ्योरी चैप्टर देखना। पियाजे के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक बच्चा नई जानकारी को मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं में शामिल करता है किसके रूप में जानी जाती है? वो अनुकूलन के, समायोजन के, संतुलन के या फिर योजना के। तो देखो राइट आंसर क्या है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी। इसको हम क्या बोलते हैं? समायोजन बोलते हैं भाई। क्या कर रहा है? जो सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है वो क्या कहलाती है? स्कीमा कहलाती है, मैंने आपको बताया था। और जिस चीज़ में अपडेट करते हैं वो क्या कहलाती है भाई? एसिमिलेशन कहलाती है। और जिसके अंतर्गत देखो एसिमिलेशन कहलाती है। और जो पुरानी इंफॉर्मेशन को जब हम अपडेट करते हैं वो क्या कहलाती है? एकोमोडेशन कहलाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? अनुकूलन बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि बच्चा नई इंफॉर्मेशन को ऐड कर रहा है, ठीक है, अपडेट नहीं कर रहा है। जो नई इंफॉर्मेशन उसने ली है वो पुरानी इंफॉर्मेशन के साथ में अपडेट नहीं कर रहा है, ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा है। अगर डिफ्रेंशिएट करता है या फिर भिन्न रूप से जो पुरानी इंफॉर्मेशन और नई इंफॉर्मेशन को अलग अलग रूप में संग्रहित करता तो वो क्या कहलाता? अनुकूलन कहलाता। आई होप क्लियर हो गया होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस इज नॉट ए पार्ट ऑफ स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। देखो पियाजे ने कितनी स्टेजेस दिए हैं? 4 स्टेजेस दिए हैं भैया। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 चरण दिए हैं। अब ये पूछ रहे हैं कि कौन सी एक जो है निम्न में से पियाजे की स्टेज नहीं है? सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल। अब आपको बताना है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा चरण संज्ञानात्मक विकास के चरणों का हिस्सा नहीं है? संवेदी मोटर, पूर्व संचलनात्मक या ठोस संचलनात्मक या औपचारिक पूर्व संज्ञानात्मक। तो राइट आंसर क्या है भाई यहाँ पर? संज्ञानात्मक विकास के चरणों का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी के लिए आप जा सकते हैं। यहाँ पर ठोस संज्ञानात्मक जो है, क्या पूछा गया है? देखो संज्ञानात्मक विकास के चरणों का हिस्सा नहीं है, ठीक है, हिस्सा नहीं है पूछा गया है। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल के साथ में आप जा सकते हो। नहीं भाई, ये यहाँ पर नॉट वाला ये क्वेश्चन थोड़ा सा अपडेट करने की ज़रूरत है हमें। यहाँ पर हमने ऑप्शंस जो है चारों के चारों क्या रख दिए हैं? वही स्टेजेस रख दिए हैं जो पियाजे ने दी हैं। ये चारों की चारों स्टेजेस सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल, फॉर्मल प्री ऑपरेशनल। यहाँ ध्यान से पढ़ेंगे भाई क्वेश्चन को, फॉर्मल प्री ऑपरेशनल। नेक्स्ट देखते हैं पूर्व संज्ञानात्मक। तो भाई देखो ऑप्शन नंबर डी के साथ आप जाओ, यहाँ पर डी के साथ जाइए आप, क्योंकि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होता है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज हमने पढ़ा है, फॉर्मल प्री ऑपरेशनल स्टेज नहीं पढ़ा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट डू चाइल्ड बिगिन टू थिंक लॉजिकली अबाउट कॉन्क्रीट इवेंट्स। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, हिंदी में देखते हैं। संज्ञानात्मक विकास के किस चरण के दौरान बच्चा
ठोस घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है। ये आपको बताना है, संवेदी मोटर, पूर्व संचलनात्मक, या फिर ठोस अवस्था में, या फिर औपचारिक अवस्था में। क्या पूछा है, कौन सा तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है। तो देखो तार्किक रूप से जो यहाँ पर बच्चा बोलना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर समझना स्टार्ट करता है, वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, ठोस। और ये कौन सी एज ग्रुप में आती है भाई, देखो 2 से 6 वाली जो अवस्था होती है ये होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। इसके बाद जो आती है हमारे पास कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, वो 6 से 11 साल की अवस्था जो होती है, उसमें बच्चा क्या समझता है भाई, बच्चे ठोस घटनाओं के बारे में लॉजिकल यानी कि उनके तर्क विकसित होने लगता है बच्चे के अंतर्गत। और लास्ट जो स्टेज आती है पियाजे की, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इसमें क्या होता है, बच्चा अपने अमूर्त चिंतन करने लगता है। अमूर्त चिंतन का मतलब क्या है, क्रिटिकली भी सोचने लगता है और लॉजिक का इस्तेमाल भी करने लगता है, यानी कि बैठे बैठे अवधारणाओं का बोध होने लगता है बच्चे को फॉर्मल ऑपरेशनल में, यानी कि चौथी चरण में। ये कौन सा चरण है, ये तीसरा चरण है पियाजे का, जिसमें बच्चा तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 5, इन पियाजेस थ्योरी द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस इज डेवलप्ड ड्यूरिंग विच स्टेज। मैंने आपको बोला था ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ऑब्जेक्ट परमानेंस जो होता है वो कौन सी स्टेज में होता है, सेंसरी मोटर में, प्री ऑपरेशनल में, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में, या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। यहाँ से आप अपने ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं कि भाई आप देख सकते हैं आप लोगों ने कितना पढ़ा है। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार वस्तु स्थायित्व की अवधारणा किस चरण के दौरान विकसित हो जाती है, संवेदी मोटर के दौरान हो जाती है, पूर्व के थ्रू हो जाती है, ठोस के हो जाती है, या फिर औपचारिक के थ्रू हो जाती है। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे, देखो संवेदी मोटर में ही सेंसेस का इस्तेमाल भी करता है बच्चा, साथ साथ उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस भी आ जाता है। सेंसेस, संवेदी मोटर में क्या रहेगा, सेंसेस। और प्री ऑपरेशनल स्टेज में आपके पास क्या आ जाएगा, तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, प्री ऑपरेशनल स्टेज ऑब्जेक्ट परमानेंस की आ जाएगी यहाँ पर। तो बी इज द राइट आंसर, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। सेंसेस का उपयोग जिसमें करता है वो क्या है, 0 से यानी कि बर्थ से 2 साल की अवस्था। व्हाट इज द टर्म पियाजे यूज टू डिस्क्राइब ए चाइल्ड इनएबिलिटी टू ए सिचुएशन फ्रॉम अनदर पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। क्या बोल रहे हैं भाई, देखो ये काफ़ी अच्छा है। पियाजे ने एक बच्चे की किसी अन्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से स्थिति को देखने में असमर्थता को वर्णित करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया, आत्मकेंद्रण किया है, जीवात्मा किया है, केंद्रीकरण किया है, या फिर संरक्षण किया है। संरक्षण आपको पता है कि भाई वो मात्रा का ज्ञान नहीं कर पाता है, ईगोसेंट्रिज्म, एनिमिज्म या सेंट्रलाइजेशन। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए राइट आंसर क्या रहेगा, इसको हम बोलेंगे ईगोसेंट्रिज्म, यानी कि अहम केंद्रित जिसको बोला जाता है कि बच्चा क्या अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखता है, दूसरे के नजरिए से नहीं देखता, अपने आप को ही केंद्र में रखता है, अपने आप को ही सारी चीजें समझता है कि मेरे आसपास ही जो चीजें हो रही हैं, सेंटर पॉइंट क्या रहता है, चाइल्ड खुद होता है ऐसी स्टेज में। तो ये क्या कहलाता है भाई, ईगोसेंट्रिज्म कहलाता है यहाँ पर। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर, इसको हम क्या बोलते हैं, आत्मकेंद्रण। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्री ऑपरेशनल स्टेज अकॉर्डिंग टू पियाजे। कौन सी विशेषता है प्री ऑपरेशनल स्टेज की। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग किस में होती है भाई, ये आपको पता है, ये चौथे चरण में होती है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है, लॉजिकल रीजनिंग भी नहीं होती है, ईगोसेंट्रिक हमने देखा, या फिर अंडरस्टैंडिंग कंजर्वेशन। अब आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए क्या राइट आंसर होगा, हिंदी में देख लो। पियाजे के अनुसार पूर्व संचलनात्मक चरण की विशेषता कौन सी है, अमूर्त सोच, तार्किक सोच, या फिर आत्म केंद्रित सोच, या फिर संरक्षण की सोच आपको बतानी है। तो देखो राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए ईगो सेंट्रिक थिंकिंग। कौन से स्टेज में आ जाती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में आ जाती है। और प्री ऑपरेशनल स्टेज जो आपकी सेकेंड स्टेज होती है, सेकेंड स्टेज जो होती है, बात क्लियर हो गई। प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या चीज़ होती है, आत्म केंद्रित सोच आ जाती है, जो अभी हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था, उसी को घुमा के पूछ लिया गया है। नेक्स्ट आता है भाई क्वेश्चन नंबर 8 आएगा भाई, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। पियाजे बिलीव दैट चिल्ड्रन मूव थ्रू द स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट at the same age at their own pace in a random order only with proper education। हिंदी में देख लो, पियाजे का मानना था कि बच्चे संज्ञानात्मक विकास के चरणों से गुजरते हैं, एक ही उम्र में गुजर जाते हैं भाई सारे संज्ञानात्मक विकास के चरण से नहीं, अपनी गति से जाते हैं, एक यादृच्छिक क्रम में जाते हैं, केवल उचित शिक्षा के साथ जाते हैं। तो देखो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा कि जो बच्चे होते हैं अपने एज के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है, आयु बढ़ती है, उसी के अनुसार अपनी गति से जैसे जैसे उनमें विकास होगा, एज के टर्म्स में भी, सीखने के टर्म में भी, शारीरिक रूप में भी जो डेवलपमेंट होगा बच्चे का, पहले बच्चा बर्थ लेगा,
बर्थ लेने से फिर 1 साल का पीरियड होगा, फिर 2 का होगा, फिर 2 से 3 का होगा। इस प्रकार से क्या है, अपनी गति के अनुसार बच्चे संज्ञानात्मक विकास के चरणों से गुजरते हैं, ना ही कि एक उम्र में गुजर जाएंगे या अपने मन के अनुसार किसी भी संज्ञानात्मक चरण में चले जाएंगे, ये भी पॉसिबल नहीं है। शिक्षा के साथ ही जाएंगे, नहीं, शिक्षा के साथ नहीं जाएंगे। कैसे जाएंगे, अपने उम्र के साथ में जाएंगे और अपनी गति से जाएंगे। उम्र में भी ऐसा नहीं है कि आज बच्चा 1 साल का है, कुछ दिनों बाद 2 साल का हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एक गति के साथ में चलेंगे, एक फ्लो के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच पियाजे कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व children recognizing that a quantity of substance remain the same despite changes in the shape of form। ये हम पढ़ चुके हैं, कंजर्वेशन में होता है, क्लासिफिकेशन में होता है, सीरियलाइजेशन में होता है या रिवर्सिबिलिटी में होता है। तो देखो कौन सी पियाजे की अवधारणा में बच्चे पहचानते हैं कि किसी पदार्थ की मात्रा उसके आकार या रूप में परिवर्तन के बावजूद समान रहती है। संरक्षण का नियम है, वर्गीकरण है, श्रेणीकरण है या परिवर्तन है। तो देखो ये संरक्षण का नियम है, मैंने आपको बताया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहलाता है ये। अब ज़्यादा डिफाइन करने की जरूरत नहीं क्योंकि हम थ्योरी में इसको डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आता है, इन पियाजे थ्योरी द टर्म स्कीमा रिफर टू। सबसे पहले मैंने स्कीमा ही पढ़ाया आपको कि स्कीमा क्या होता है, हिंदी में देख लो। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार योजना शब्द का अर्थ क्या है, योजना क्या कहलाता है, स्कीमा ही कहलाता है, आप कंफ्यूज मत हो जाना। संज्ञानात्मक विकास का एक विशेष चरण है, संज्ञानात्मक संरचनाओं को समायोजित करने की प्रक्रिया, जानकारी को व्यवस्थित करने के लिए एक मानसिक ढांचा, अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, जानकारी को व्यवस्थित करने के लिए एक मानसिक ढांचा ही क्या कहलाता है, स्कीमा कहलाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 11, अकॉर्डिंग टू पियाजे which term describe the process of changing existing cognitive structure to include the new information। देखो अब हमने क्या किया, स्कीमा में हम क्या कर रहे हैं, नए इंफॉर्मेशन को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, और क्या कर रहे हैं, न्यू इंफॉर्मेशन को ऐड कर रहे हैं और पुरानी इंफॉर्मेशन को चेंज कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम कहलाएगा, एसिमिलेशन कहलाएगा, एकोमोडेशन कहलाएगा या फिर अडॉप्शन कहलाएगा। बहुत मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि पियाजे के अनुसार कौन सा शब्द मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं में नई जानकारी शामिल करने की प्रक्रिया का वर्णन करता है। संतुलन है ये, समायोजन है, अनुकूलन है या फिर एडॉप्शन है। देखो एडॉप्शन और एकोमोडेशन अलग अलग है, यहाँ पर हिंदी ट्रांसलेशन थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, तो आपको ये राइट आंसर क्या है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसको हम बोलेंगे एकोमोडेशन, या अनुकूलन तो एडॉप्शन होता है, ये हिंदी ट्रांसलेशन इसका गलत हो गया है, ठीक है, इसको हम एकोमोडेशन बोलेंगे। अब एकोमोडेशन के अंतर्गत क्या होता है, पुरानी चीज़ों को, जो पुरानी इन्फॉर्मेशन है, जो ओल्ड इन्फॉर्मेशन, उसमें क्या हो रहा है, अपडेट हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, तो अकोमोडेशन। अगर चेंज नहीं होते, खाली ऐड कर दिया जाता तो क्या कहलाता है, समायोजन, एसिमिलेशन कहलाता है। बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आएगा 12, ड्यूरिंग द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। यहीं से समझ जाओ फॉर्मल ऑपरेशन कौन सी स्टेज है, 4th स्टेज होती है पियाजे की। चिल्ड्रन डेवलप द एबिलिटी टू, क्या किस चीज़ की एबिलिटी आती है, ऑब्जेक्ट परमानेंस आती है, बिल्कुल नहीं जी। परफॉर्म एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, बिल्कुल सही बात है। थिंक इन लॉन्ग टर्म ऑफ कॉन्क्रीट, तो कौन सी है, 3rd स्टेज है। फोकस ओनली देयर पर्सपेक्टिव, जी नहीं, ये भी नहीं है। तो राइट आंसर क्या है हमारे पास, परफॉर्म एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। हिंदी में देख लो, औपचारिक चरण के दौरान बच्चे में निम्न में कौन सी क्षमता विकसित होती है, अमूर्त तर्क करने की। लास्ट स्टेज क्या है, अमूर्त चिंतन की है, 4th स्टेज, जिसमें बच्चा क्या हो जाता है, एडोलसेंस में, यानी कि किशोरावस्था में जब बच्चा पहुंच जाता है। तो नेक्स्ट बढ़ेंगे भाई क्वेश्चन 13 के साथ में। पियाजे बिलीव दैट लर्निंग इज ए प्रोसेस। पियाजे ने विश्वास किया था अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है। पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है, एक्टिव कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज है, मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स है या इमिटेशन ऑफ एडल्ट बिहेवियर है। तो देखो राइट आंसर है हमारे पास, पियाजे के मानना था सीखने की कैसी प्रक्रिया है, ज्ञान का एक सक्रिय निर्माण करना है। पियाजे के अकॉर्डिंग क्या है, सीखने की प्रक्रिया क्या है कि ज्ञान को हम एक्टिव रूप से जब लर्निंग करते हैं, ये मैंने थ्योरी में भी डिस्कस कर लिया है कि एक्टिव लर्निंग इन्वॉल्व होती है पियाजे के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तथ्यों को स्मरण करना बिल्कुल गलत है। वयस्क व्यवहारों की इमिटेशन करना, कभी भी आपको इस तरीके के ऑप्शन जहां पर नकल करना या किसी चीज़ को फॉलो करना या किसी चीज़ को रटना, ऐसी चीज़ें आती हैं वो हटा देना आप, वो ऑप्शन हमेशा गलत रहते हैं। नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन आएगा 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट इलिस्ट्रेट पियाजे कंसेप्ट ऑफ सेंट्रलाइजेशन। फोकस ऑन द मल्टीपल, हिंदी में देख लो यार, आप लोग फिर कंफ्यूज होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे के केंद्रीकरण अवधारणाओं की सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है। एक साथ कई पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना, आकार में परिवर्तन के बावजूद मात्रा समान रहती है यह समझना, अन्य पहलुओं की उपेक्षा करते हुए स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करना,
समझ प्राप्त करने के लिए क्रियाओं को दोहराना। तो आपको आंसर करना है, क्वेश्चन नंबर हम 14 डिस्कस कर रहे हैं। तो हिंदी में आप लोगों के सामने ये है, आपको बताना है। देखो, केंद्रीकरण की अवधारणा सबसे अच्छी तरह से, ऑप्शन नंबर सी, अन्य पहलुओं की उपेक्षा करते हुए स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करना। कहने का मतलब है सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब बच्चा केंद्र में है और उसके अनुरूप ही सारी चीजें हो रही है, यानी कि बच्चा सोच रहा है मेरे अकॉर्डिंग ही सारी चीजें होती हैं, बाकी सारी चीजों की क्या हो रही है, उपेक्षा हो रही है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसी को हम केंद्रीकरण कहते हैं, इंग्लिश में देख लो सेंट्रलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं। ये आ गया यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट बढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 15 के साथ में। इन पियाजे's थ्योरी द प्रोसेस बाय विच द चिल्ड्रन बैलेंस एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन टू क्रिएट ए स्टेबल अंडरस्टैंडिंग। भाई जहां पर दोनों चीज़ों को बैलेंस किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। जहां पर हमें एसिमिलेशन और एकोमोडेशन को दोनों को बराबर रखना होता है तो उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम, जिसको संतुलन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे स्थिर समझ बनाने के लिए समायोजन और अनुकूलन को संतुलित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया भाई 16। द एबिलिटी टू अरेंज ऑब्जेक्ट इन एन ऑर्डर अकॉर्डिंग टू साइज, शेप एंड एनी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स इज नोन एज कंजर्वेशन, सीरियलाइजेशन, क्लासिफिकेशन या ट्रांसडिविटी। तो क्वेश्चन नंबर 16 के लिए राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी रहेगा। देखो क्या बोला है इन्होंने कि आकार के अनुसार किसी अन्य विशेषता के अनुसार वस्तुओं को क्रम में व्यवस्थित करने की क्षमता को क्या बोला जाता है? संरक्षण बोला जाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन बोला जाता है, नहीं, श्रेणीकरण बोला जाता है। भाई इसको मैं क्रॉस क्यों कर रहा हूँ? श्रेणीकरण बोला जाता है, जिसको हम बोलते हैं सीरियलाइजेशन करना, कि बच्चे में समझ आ गई है कि आकार क्या है, आकार के अकॉर्डिंग भार क्या है, और किसी चीज़ के शेप को देखकर उसको समझ जाना। तो इसको हम क्या बोलते हैं? श्रेणीकरण बोलते हैं, सीरियलाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट आएगा हमारे पास क्वेश्चन 17। पियाजे कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन। अब यहाँ पर कंजर्वेशन के बारे में पूछ लिया गया कि कंजर्वेशन क्या होता है पियाजे के अनुसार, संरक्षण का अवधारणा क्या है। थोड़ा मैं इसको इस तरीके से कर देता हूँ। यह समझने की क्षमता कि वस्तुओं को बदला जा सकता है और फिर अपनी मूल अवस्था में लौटाया जा सकता है। यह समझना कि आकार या रूप में परिवर्तन के बावजूद मात्रा समान रहती है। वस्तुओं को विशेषता के अनुसार वर्गीकृत करने की क्षमता। वस्तुओं को एक विशेष क्रम में व्यवस्थित करने का कौशल क्या कहलाता है? ये तो सीरियलाइजेशन कहलाता है। तो ये ऑप्शन तो आप यहाँ से वैसे ही हटा दो, अभी हमने पीछे देखा है। वस्तुओं को विशेषता के अनुसार वर्गीकरण करना यानी कि क्लासिफिकेशन करना, ये भी हटा दो। अब आपसे क्या पूछा गया है? संरक्षण की अवधारणा आपसे पूछी गई है कि संरक्षण को हम क्या बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या है? यह समझना कि आकार या रूप में परिवर्तन के बावजूद मात्रा समान रहती है, ये कंजर्वेशन कहलाता है, संरक्षण कहलाता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे भाई क्वेश्चन 18 के साथ में। विच स्टेज ऑफ पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द यूज ऑफ सिंबल एंड लैंग्वेज बट लैक ऑफ लॉजिकल ऑपरेशंस। यानी कि हम लॉजिकल ऑपरेशंस नहीं कर रहे हैं, केवल सिंबल्स के माध्यम से चीज़ों को की विशेषताओं बता रहे हैं। तो ये कौन सी स्टेज है? सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट या फिर फॉर्मल। तो देखो लॉजिकल ऑपरेशन नहीं है, सिंबल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि इशारों से समझ रहे हैं, सेंसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, संवेदों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण की विशेषता प्रतीकों और भाषा का उपयोग करती है लेकिन तार्किक संचालन का अभाव है? तो भाई ए नहीं होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्व संचालनात्मक हो जाएगा ये भाई, ठीक है, पूर्व हो जाएगा, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज आ जाएगी जो 2 से 6 साल की अवस्था है। भाई देखो इसमें जो है भाषाओं का भी, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी सेंसरी मोटर स्टेज है ना उसमें सेंसेस का इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। मैंने ऊपर आंसर आपको बता दिया है कि ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हम लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं कर रहे। देखो लैंग्वेज कहाँ पर डेवलप होती है? जब बच्चा 2 साल से ऊपर का हो जाता है, 2 से 6 साल के बीच में भाषा का उपयोग भी हो रहा है, प्रतीकों का उपयोग भी हो रहा है, लेकिन लॉजिक डेवलप नहीं है, तर्क डेवलप नहीं है। तो ये दूसरी स्टेज हो गई, पूर्व। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्ड ए की limitation of thinking during the pre-operational stage? लॉजिकल थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ईगोसेंट्रिज्म, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो देखो कौन सा पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब की लिमिटेशंस ऑफ थिंकिंग ड्यूरिंग, कि आप जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज में, पूर्व संचालनात्मक चरण के दौरान सोच की एक प्रमुख सीमा का वर्णन निम्नलिखित में से कौन करता? तार्किक तर्क करता है, ये तो फॉर्मल का हो गया, चौथे चरण का हो गया। अमूर्त सोच या आत्म केंद्रण हो गया, या समस्या को सुलझाना। तो राइट आंसर क्या हो गया भाई क्वेश्चन नंबर 19 के लिए? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखो ये ईगोसेंट्रिज्म होता है, ये प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या है भैया? हमारे पास ईगोसेंट्रिज्म है, अहम है। लॉजिकल थिंकिंग तो रीजनिंग डेवलप नहीं होती, एब्स्ट्रैक्ट थॉट भी डेवलप नहीं होती, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये तो सब कौन सी स्टेजेस के हैं भाई? फॉर्मल चौथे चरण के हैं ये,
सारे के। अमूर्त चिंतन जिसमें होता है, औपचारिक चरण जिसको हम बोलते हैं उसमें आता है तार्किक सोच, अमूर्त सोच, समस्या को सुलझाने के कौशल। तो जो आत्म केंद्रण है वो ईगो सेंट्रिज्म कौन से में आता है भाई, आता है पूर्व चरण के दौरान। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन 20, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पियाजे थ्योरी व्हाट डज द टर्म ट्रांजिटिविटी रिफर्स टू। अब आपको देखना है भाई ये हमने चीज़ पियाजे के सिद्धांत के संदर्भ में संक्रमण शब्द का अर्थ क्या है। किसी तीसरी वस्तु के संदर्भ में दो वस्तुओं के बीच संबंध को समझने की क्षमता, तार्किक संचालन करने की संरक्षण को समझने, देखो संरक्षण तो होगा नहीं, लॉजिकल भी नहीं होगा, आकार के आधार पर वस्तु को व्यवस्थित करने का कौशल ये भी नहीं होगा, ये हम पढ़ चुके हैं। तो राइट आंसर क्या रहा, ऑप्शन नंबर ए रहा भाई। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। देखो अब अगर हमें आता भी नहीं है ना, हमें पता है कि ये तीनों चीज़ें, तर्क कहाँ पर आता है, चौथी अवस्था में आता है, संरक्षण कहाँ आता है, कंजर्वेशन, संरक्षण आपको पता है, ठीक है, और आकार के आधार पर वस्तुओं को व्यवस्थित करने की क्षमता, ये भी अभी हमने पढ़ ली है, तो ये भी नहीं है। तो राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर, किसी तीसरी वस्तु के संबंध में दो वस्तुओं के बीच संबंध को समझने की क्षमता क्या कहलाती है, ट्रांजिटिविटी कहलाती है, जिसको हम संक्रमण कहते हैं। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 21, अकॉर्डिंग टू पियाजे व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेंसरी मोटर स्टेज। अब पहली स्टेज की बात करी गई है, इसमें लॉजिक डेवलप होता है, सिंबल्स और भाषा होती है, लर्निंग थ्रू सेंसरी एक्सपेरिमेंटेड मोटर एक्टिविटीज, एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्ट। तो राइट आंसर क्या है 21 का, ऑप्शन नंबर सी। हिंदी में देख लो, पियाजे के अनुसार संवेदी मोटर चरण की प्रमुख विशेषता क्या है, तार्किक विचार के विकास से प्रतीकों और भाषा का उपयोग, संवेदी अनुभव। तो देखो संवेदों का इस्तेमाल करता है, फील करके, टच करके, स्मेल करके, तो ऐसी चीज़ें जब होती हैं तो वो कौन सी अवस्था में होती है, बर्थ से 2 साल तक की अवस्था में ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यहाँ भी आंसर दे दिया भाई। नेक्स्ट आता है भाई क्वेश्चन नंबर 12, पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एम्फेसिस द रोल ऑफ। जो पियाजे की थ्योरी है संज्ञानात्मक विकास की, किस चीज़ पर फोकस करती है, सोशल इंटरेक्शन पर, एनवायरमेंटल स्टिमुली पर, इनिटेट बायोलॉजिकल फैक्टर्स पर, एक्टिव एक्सप्लोरेशन एंड मैनिपुलेशन ऑफ एनवायरमेंट। तो राइट आंसर क्या है, देखो मैंने अभी बताया था एक्टिव लर्निंग है, क्योंकि सक्रिय सीखने पर जोर देती है पियाजे की थ्योरी जो है, बात क्लियर है। और वातावरण से भी सीखता है बच्चा, सक्रिय लर्निंग से भी सीखता है। आई होप क्लियर हो गई होगी। सामाजिक संपर्क, पर्यावरण उत्तेजना, अंतर्निहित जैविक कारक, पर्यावरण का सक्रिय अन्वेषण। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कॉग्निटिव स्कीमा अकॉर्डिंग टू पियाजे। आपको बताने की कॉग्निटिव संज्ञानात्मक स्कीमा क्या है, हिंदी में भी देख लो। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक संज्ञानात्मक योजना का उदाहरण है। तो राइट आंसर क्या रहेगा भाई, एक विशिष्ट प्रतिबिंब क्रिया है, जूतों के फीते बांधने की मानसिक प्रतिनिधित्व, साइकिल चलाने का शारीरिक कौशल, बच्चे के वयस्क के व्यवहार की नकल करने की क्षमता। ऑप्शन डी तो हटा दो, यहाँ पर क्या पूछा गया है, संज्ञानात्मक योजना का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर बी, जूतों के फीते बांधने की एक मानसिक प्रतिक्रिया क्या है, संज्ञानात्मक योजना का एक अच्छा उदाहरण है। ठीक है भाई, साइकिल चलाने की शारीरिक कौशल ये नहीं होगा, बच्चे का वयस्क व्यवहार की नकल करना बिल्कुल नहीं होगा, एक विशिष्ट प्रतिबिंब क्रिया नहीं जी। देखो मानसिक प्रतिक्रिया है, ये मानसिक क्रिया होती है, ये प्रतिनिधित्व करता है संज्ञानात्मक योजना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, ड्यूरिंग द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, कौन सी स्टेज है ये, ठोस चरण जिसको हम बोला जाता है, ठोस चरण जिसको बोला जाता है, तीसरी स्टेज। चिल्ड्रन बिगिन टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ, किस चीज़ की धारणा डेवलप होती है बच्चे के अंदर, ऑब्जेक्ट परमानेंस आती है, सिम्बायोटिक प्ले आता है, कंजर्वेशन आता है, या हाइपोथेटिकल रीजनिंग आती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कॉन्क्रीट परिचालन के दौरान बच्चे की किस अवधारणा को समझना शुरू कर देता है, वस्तु स्थायित्व, जी नहीं आपने पढ़ा है, ऑब्जेक्ट परमानेंस कहाँ होता है, दूसरी स्टेज में होता है। प्रतीकात्मक खेल, जी नहीं। संरक्षण, बिल्कुल सही बात है, समझना शुरू कर देता है बच्चा संरक्षण को, आकार को, भार को, ये सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं, इसको समझना शुरू कर देता है ठोस अवस्था में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, काल्पनिक तर्क की बात नहीं है यहाँ पर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट बढ़ते हैं 25 पर, इन पियाजे स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट विच स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपोथेटिकल एंड डिडक्टिव रीजनिंग। भाई मैंने आपको बताया था इस पूरे वर्ड के अनुसार कौन सी स्टेज है, सेंसरी मोटर, प्री है, कॉन्क्रीट है, या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरण में किस चरण को काल्पनिक और निष्कर्ष तर्क द्वारा चिन्हित किया जाता है। तो 25 के लिए राइट आंसर क्या है भाई, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, औपचारिक परिचालन की अवस्था, फोर्थ स्टेज, क्या बोलते हैं इसको, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इसमें तर्क के आधार पर बोलते हैं, और क्या बोला जाता है, हाइपोथेटिकल रीजनिंग
जहाँ पर हो जाता है, ये मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी आपको फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के लिए, जिसमें अमूर्त चिंतन करता है बच्चा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सब प्रकार के क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड कर दिया है। कितनी तरीके से एग्जामिनर घुमा के पूछेगा वो सारे क्वेश्चंस को मैंने यहाँ आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द पियाजे कॉन्सेप्ट ऑफ डिसइक्विलिब्रियम, कि कौन सा एक उदाहरण है पियाजे की अवधारणा का जिसमें क्या वर्णन किया जाता है, असंतुलन की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन किया गया है। किस चीज में किया गया वो आपको बताना है। सीखने के माध्यम से प्राप्त मानसिक संतुलन की स्थिति, भ्रम या संघर्ष की स्थिति जो संज्ञानात्मक विकास की ओर ले जाती है, तार्किक संचालन करने की क्षमता, नई जानकारी के लिए मौजूदा योजना को अनुकूलित करने की प्रक्रिया। ये तो हटा दो यहाँ से। क्या पूछा गया, असंतुलन की अवधारणा का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, भ्रम या संघर्ष की स्थिति जो संज्ञानात्मक विकास की ओर ले जाती है। भ्रम जब डेवलप हो गया और वही हमसे पूछा गया, संतुलन नहीं है। इक्विलिब्रियम कौन सी चीज में आता है, जब एकोमोडेशन और एसिमिलेशन यानी कि जो नई जानकारी है और जो पुरानी जानकारी को अपडेट करने की प्रक्रिया जब एक साथ होती है तो क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है, यानी कि संतुलन होता है। अब असंतुलन कब होगा, जब भ्रम या संघर्ष की स्थिति होगी जो संज्ञानात्मक विकास की ओर लेके जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आएगा 27। पियाजे थ्योरी सजेस्ट दैट ड्यूरिंग द प्री ऑपरेशनल स्टेज चाइल्ड आर अनेबल टू, आपको बताना है कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे क्या नहीं कर सकते, एंगेज इन मेक बिलीव प्ले, अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव ऑफ अदर्स, यूज सिंबल्स एंड लैंग्वेज, परफॉर्म रिवर्सिबल मेंटल ऑपरेशन। तो राइट आंसर क्या है भाई, क्या नहीं कर सकते बच्चे, तो राइट है ऑप्शन नंबर डी, उल्टा मानसिक संचालन, यानी कि बच्चे रिवर्स नहीं कर सकते इस स्टेज में। कौन सी स्टेज है, पूर्व चरण है, यानी कि दूसरा चरण जो है उसमें क्या बोला है पियाजे ने कि बच्चे सोचते हैं कि एक बार जो चीज़ हो गई उसको वापस नहीं किया जा सकता, यानी कि जैसे इलास्टिसिटी होती है ना कि हमने उसको खींचा तो उसका आकार बदल गया, तो बच्चे सोचेंगे बस अब ये वापस नहीं हो सकता। जैसे मैथमेटिक्स की टर्म पे बात करो, 2 + 5 = कितना हो गया, 7 हो गया। अब आप बच्चे को कहोगे 5 + 2 भी 7 होता है क्या, तो बच्चा कहेगा नहीं, एकदम से बोलेगा नहीं, उसको ये चीज़ क्या लगेगी, डिफरेंट लगेगी, ठीक है, वो रिवर्स नहीं कर पाएगा। हाँ भाई बात तो सेम ही है। ये वाली जो थिंकिंग है वो नहीं डेवलप हो पाती है बच्चे के अंतर्गत इस चरण के दौरान। नेक्स्ट बढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी वुड बेस्ट सपोर्ट कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि ठोस चरण की बात करी गई है, कौन सी एक्टिविटी सबसे सही है। स्टोरी टेलिंग, सॉल्विंग पजल एंड परफॉर्मिंग हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, अब्स्ट्रैक्ट डिस्कशन, ये तो होगा ही नहीं। पार्टिसिपेटिंग रोट मेमोराइजेशन, रटने वाला, ये भी नहीं होगा। बच्चे क्या, दो चीज़ें बची हैं, स्टोरी टेलिंग या सॉल्विंग पजल। कौन सा सबसे अच्छा है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के लिए, अब आप बता सकते हो भाई। सबसे अच्छा है ऑप्शन नंबर बी, सॉल्विंग पजल एंड परफॉर्मिंग हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस का मतलब क्या है, हाथों का प्रयोग करके जब कोई आप एक्टिविटी उन्हें कराते हैं या पहेलियों के माध्यम से। बच्चा बड़ा हो गया यहाँ पर, कितने साल का हो गया, 11 साल तक पहुंच जाता है बच्चा यहाँ पर, तो उसको कहानी सुनानी नहीं, कहानी और काल्पनिक खेलों से वो बाहर निकल जाता है। तीसरा चरण आ चुका है उसका, वो अब क्या करेगा, अपनी एक्टिव लर्निंग करता है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करना शुरू कर देता है। अमूर्त चिंतन तो भाई बाद में होगा, चौथी अवस्था में होगा, और रटना हमें कराना नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 आ गया। अकॉर्डिंग टू पियाजे द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहाँ से स्टार्ट होती है, 2 साल से, 7 साल से, 11 से या 15 से। तो राइट आंसर आप कर दो भैया, ऑप्शन नंबर डी कर दो इसका, क्वेश्चन नंबर 29 का। डी नहीं करेंगे यार, सी करेंगे। देखो हम भी, देखो 11 साल के बाद की जो अवस्था है ना वही तो होगी हमारी 4th स्टेज जो आती है ना। 11 साल तक तो तीसरी स्टेज रहती है, 11 साल के बाद की कहाँ से, हाँ 11 के बाद ही स्टार्ट होती है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बात क्लियर हो गई। पियाजे के अनुसार औपचारिक चरण आमतौर पर किस आयु में शुरू होता है, 11 वर्ष से शुरू हो जाता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, पियाजे थ्योरी द टर्म डिसेंट्रलाइजेशन रिफर्स टू, डिसेंट्रेशन, सेंट्रलाइजेशन नहीं, डिसेंट्रेशन को हम क्या बोलते हैं, एबिलिटी टू फोकस ऑन वन एस्पेक्ट ऑफ सिचुएशन, मल्टीपल एस्पेक्ट ऑफ सिचुएशन, इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड कंजर्वेशन, रिलायंस ऑन कॉन्क्रीट थिंकिंग। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, सिद्धांत के अनुसार डिसेंट्रेशन शब्द का अर्थ क्या है, स्थिति के कई पहलुओं पर विचार करने की क्षमता। तो ये हमारे पास राइट आंसर है, संरक्षण नहीं है, ये ठोस सोच पर निर्भरता नहीं है, एक स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता सेंट्रलाइजेशन हो जाती है, लेकिन स्थिति के कई पहलुओं पर विचार करने की क्षमता, यानी कि एक जगह फोकस ना करके कई जगह हम फोकस कर रहे हैं, तो वो डिसेंट्रलाइजेशन कहलाती है, यानी कि केंद्र में नहीं, केंद्र के अलावा इधर उधर देखने की जो क्षमता होती है। अगर एक टाइम पर एक ही स्थिति को देख रहे हैं, यानी कि आप केंद्रित कर रहे हैं, तो वो ऑप्शन ए हो जाता है। यहाँ पर राइट आंसर क्या, ऑप्शन बी। तो पियाजे के हमने 30 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। आई होप मैंने सारे पॉइंट्स कवर अप कर लिए।